हेलो दोस्तों, एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 करेंगे, जो है विविधता एवं भेदभाव। ठीक है। एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें कोई नोट्स ना बनाना पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि लास्ट क्लास आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज़रूर देख लें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। विविधता एवं भेदभाव। विविधता को हमने लास्ट चैप्टर में समझा था। अब हम ये थोड़ा समझते हैं कि विविधता और भेदभाव में क्या रिलेशन है। विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, कभी कभी वो भेदभाव का भी कारण बन जाती है। ठीक है। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। बेसिकली हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो हमारा होम टाउन है या जिस एरिया के हम निवासी हैं, और उसका क्या इतिहास रहा है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे बर्ताव पर, हमारी भाषा पर, हमारे खान पान पर, हमारे पहनावे पर, और हमारे जो फेस्टिवल हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, उन सब चीज़ों पर हमारे इतिहास का और हमारे रहन सहन के इलाके जो भूगोल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक। भारत की विविधता का बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब देखें कि पूरे विश्व में जो 8 धर्म हैं, ठीक है, मुख्य 8 धर्म हैं, तो ये सभी धर्मों के अनुयायी जो हैं इंडिया में मिलते हैं, और लगभग 1652 लैंग्वेज, ठीक है, इंडिया में बोली जाती हैं। ये जनगणना जो सेंसस था 1971 का, उसके हिसाब से ये है। ठीक है। और ये जो है मातृभाषा है, मदर टंग है, और 100 से भी ज़्यादा डांसेस हैं जो इंडिया में किए जाते हैं। ठीक। अब जैसे मैंने कहा कि विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं है। हम लोगों का नेचर है कि अगर कोई हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसे कपड़े पहनता है, हमारी जैसी सोच रखता है, तो हम उससे जुड़ाव सा महसूस करते हैं। ठीक। अगर वो बहुत डिफरेंट है हम लोगों से, तो हमको बहुत अजीब और अपरिचित जैसा लगता है, और फिर न जाने हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हाँ, कि हम उससे मतलब अलग क्यों हैं। ठीक है। तो वो हमारे अंदर उसके लिए थोड़ी सी दूरी सी बन जाती है। ठीक। और जो हमारे जैसा दिखते हैं, हम उनसे थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करते हैं और उनसे दोस्ती बनाना हम पसंद करते हैं। ठीक। ये सब डिपेंड करता है कि हमारे अंदर जो पूर्वाग्रह बैठे होते हैं, उन पे ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक। अब पूर्वाग्रह होता क्या है? जब हम किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में, या किसी विचार के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, ठीक है, और अपने दिमाग में इस तरह से बैठा लेते हैं कि वो वैसा ही होगा। ठीक है। तो उसको बोलेंगे पूर्वाग्रह। मतलब पूर्वाग्रहित प्रिजुडिस जो होता है, हम किसी चीज़ पे पहले से ही जजमेंटल हैं कि वो ऐसे ही होगी। ठीक है। तो जैसे हम लोग ये मानते हैं कि जैसे गांव के लोग हैं अज्ञानी, ठीक है, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, और शहर के जो लोग हैं ये आलसी और सिर्फ पैसों के सरोकार रखते हैं। तो ये समानता वो लोग रखेंगे जो कस्बे में भी निवास करते हैं, जो ना कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र होगा, ना ही पूरा डेवलप्ड शहरी एरिया होगा। तो ये ग्रामीण से निकल के कस्बों में बसे हैं और शहर में अभी जाना है इनको। ठीक है। तो इनके दिमाग में जो नेगेटिव फीलिंग आती है लोगों के प्रति, जो शहर में रहते हैं, उनको लगता है कि ये आलसी और सिर्फ पैसे को ही सरोकार रखते हैं, पैसे से ही उनको मतलब होता है, रिश्ते नाते वो लोग कुछ नहीं जानते। ठीक है। और जो गांव वाले हैं उनके बारे में कहते हैं ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है, अज्ञानी हैं, ये लोग मतलब नई टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है। और नई नई चीज़ों में सोच विचार नहीं रखते, उनको पुराने ढर्रे पे ही काम करना पसंद होता है। ये सब चीज़ें निगेटिव, नकारात्मक पूर्वाग्रह होता है। ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो पूर्वाग्रह होता है वो नकारात्मक ही होता है। ठीक। अब जैसे मान लो कि हमने ये सोचा कि एक कोई भी हमारा काम, जैसे पढ़ने का एक तरीका है हमारा, ठीक, हर एक इंसान का पढ़ने का अलग तरीका होता है, और पढ़ाने का भी एक अलग तरीका होता है। तो अगर हम ये मान लें कि एक तरीका जो हमने पढ़ाया है, जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, वही सबसे अच्छा तरीका है, तो क्या होगा कि हम दूसरे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं या जो दूसरे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको लगेगा वो अलग ही तरीके से पढ़ रहा है, क्या ही पढ़ रहा होगा।
ठीक है, तो हम वो दूसरे को अपने से कम मानने लगते हैं। ठीक, तो हम जब हम किसी को एक लेवल पे बता दिए कि हाँ इससे सब यही सबसे अच्छा तरीका है, तो बाकी तरीकों को हमने उससे कमतर कर दिया। जब उससे हम कमतर कर देंगे तो हम उस पे उसकी अच्छाइयों में और उसमें जो चीज़ें हमें अपने आप में शामिल करनी थी या उसकी कुछ अच्छाइयाँ हमें अपने में शामिल करनी थी, वो हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले ही हमने वो विचार बना लिया कि वो हमसे अच्छा है ही नहीं, तो हम उस पर जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ठीक, जैसे सपोज़ मान लो कि हमने ये माना कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है। ठीक, तो हम दूसरी जो भाषा है जैसे भोजपुरी है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, तो वो जो भाषा के बोलने वाले लोग हैं उनके प्रति हमारा एक नकारात्मक रुझान होगा। ठीक, तो ये भी हो सकता है कि उससे जो बोलने वाले लोग हैं, उस भाषा को जानने वाले लोग हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट ही ना करें, हमें लगेगा कि ये लोग बेकार ही हैं, इनको अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी वाले बहुत अच्छे और स्मार्ट लोग होते हैं। तो इस तरह की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, तो इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। ठीक है, अब पूर्वाग्रह बहुत सारी चीज़ों में हुआ जा सकता है, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास पे हुआ जा सकता है, उनके कलर, उनके गोरे काले पर हो सकते हैं। ठीक है, और जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ से भी हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। अब बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, इसका मतलब क्या है कि जो काला या सांवली चमड़ी वाला है वो हमेशा बुरी नज़र रखता है। ठीक है, ये अर्थ निकलता है उसका। तो इस तरह से ये भी एक पूर्वाग्रह ग्रसित है। ठीक है, तो जिस तरह से वो बोलते हैं और कपड़े पहनते हैं उसके बारे में भी हम लोग पूर्वाग्रह रख सकते हैं कि ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। ठीक, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करते, और जब हम उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करते, दूसरों के व्यवहार को हम गलत मानते हैं, तो हम लोग खुद ऐसा व्यवहार कर देते हैं ताकि जिससे उनको तकलीफ़ पहुंचती है। ठीक है, जाने अनजाने में हम हमारा जो बर्ताव होता है उनके प्रति वो उनको तकलीफ़ पहुंचाता है। ठीक है, अब जैसे लड़के और लड़की में भेदभाव, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और हमारे समाज में ऐसी चीज़ें हैं कि बचपन से ही हम लोग बच्चों को ये सिखाने लगते हैं कि जैसे लड़का है तो लड़का रोता नहीं है, तुम तो लड़के हो, तुम कैसे रोओगे, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। इस तरह की फीलिंग बच्चों को शुरू में ही बताई जाती है उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके परिवार के जो लोगों हैं उनके द्वारा। तो अब बेसिकली होता क्या है, लड़के और लड़की में अंतर क्या है? तो अंतर सिर्फ ये है कि लड़के और लड़की की तरह वो लोग जन्म लेते हैं, बाकी और कोई अंतर उनमें नहीं है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर कुछ अंतर वो दिए हो गए हैं, कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जो उनसे ही रिलेट करते हैं। जैसे बोला है कि वो भावुक हैं, तो भावुक ये मान्यता है समाज की कि वो लड़कियाँ ही होंगी, खाना बनाने में निपुण होंगी वो लड़कियाँ ही होंगी। तो यहाँ पर लोग राजीव कपूर को भूल जाते हैं। खेल में निपुण यहाँ मिताली राज को भी भूल जाएंगे और सचिन तेंदुलकर को भी। और उद्यमी और भी हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, जैसे नायका की लीडर हैं और टाटा जी हैं। और ये रोते नहीं हैं, ये नॉर्मली क्या होता है, लड़कों को बोला जाता है कि लड़के सख्त होते हैं, रोते नहीं हैं, तुम तो लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, अगर तुम रोओगे तो लोग तुम्हें चिढ़ाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि लड़कों के अंदर ये एक मान्यता बन जाती है कि लड़के रो ही नहीं सकते। बस लेकिन क्या होता है कि कभी कभी शरीर में इतना पेन होता है या सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती है कि लड़का हो या लड़की, रोने का एक मन करता ही है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे उनके समाज में वो ये सीख लेते लेते बिल्डअप हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो रोएंगे तो उनकी वैल्यू कम होगी, उनको चिढ़ाया जाएगा, और इस वजह से वो अपने अंदर ही अपने पेन को, अपने दर्द को दबाना सीख जाते हैं। इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे नृत्य में, चित्रकारी में निपुण, ये ना समानता किनके लिए, लड़कियों के लिए। लेकिन जब बिरजू महाराज, ठीक है, और चित्रकारी में बहुत सारे अच्छे जो पेंटर्स हैं, क्या कहते हैं कौन, इंडिया के बहुत ही फेमस चित्रकार थे, नाम याद नहीं आ रहा उनका। अब जैसे शरारती, ये मान्यता है समाज की कि शरारती लड़कियां नहीं होती, लड़के ही होते हैं। ठीक, शारीरिक रूप से बलिष्ठ, ये भी लड़के ही हैं। मधुर,
और सौम्य बिहेवियर ये लड़कियों का होगा, सुशील ये भी लड़कियां ही हैं। तो ये एक ताने मतलब एक वो बना दिया गया है कि एक खांचा है कि ये सारे गुण लड़कियों में होने चाहिए और ये सारे गुण लड़कों में होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये देखते हैं, वो रोते नहीं हैं। ठीक, तो ये गुण आमतौर पर लड़कों और पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर के चोट लग जाती है तो माता पिता उनका अक्सर ये कह के चुप कराते हैं, रो मत, तुम तो लड़के हो, बहादुर हो, रोते थोड़ी हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद लड़के रोते नहीं। वो विश्वास करने लगते हैं लड़के रोते नहीं। ठीक, लड़का यह मानता है रोना उसकी कमजोरी की निशानी है, और लड़के और लड़की दोनों का भी मतलब कभी कभी उनको रोने का मन करता ही है जब उनको गुस्सा या पेन होता है। ठीक, लेकिन लड़के ये सीख जाते हैं कि उनको रोना नहीं है। अब कोमल, मृदु ये स्वभाव जो है, ये सुशील, बहुत ही सुशील, ये सब लड़कियों के गुण। अब इसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो थोड़ा सा शरारती नेचर है उनका, नटखट वाला नेचर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि समाज उनको इस तरह से परिभाषित कर दे कि वो गलत हैं। उनका बिहेवियर, उनका चरित्र, उनका ये है, समाज के अनुरूप नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। ठीक, क्योंकि जो हमने नियम बनाए हैं ये एक मतलब ऐसा हो सकता है कि 90 लोग इस तरह से हों, लेकिन 10% तो ऐसे हैं ना। तो उन 10% को हम कैसे अपवाद मान लें कि ये ख़राब है, ये समाज के नियम के अनुसार नहीं है। या 90% के हिसाब से अगर कोई है तो हम इन्हें मान लिया कि सारे बॉयज़ ऐसे ही होंगे, या अगर 90% लड़कियां ऐसी हैं तो सारी लड़कियां ऐसी ही होंगी। अगर ऐसा है तो हम इन शरारती लड़कियों का जो ओपननेस है, उनका खुलापन है, और अपने अधिकारों के लिए जो मांग है, और उनके अंदर के टैलेंट को फॉलो करने की जो ललक है, वो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक, अब जैसे समाज की जो मान्यताएं हैं जो हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि हाँ लड़कियां ऐसा काम करेंगी और लड़के ऐसे काम करेंगे, तो ये जो मान्यताएं हैं वो एक तरह की छवि बना देती है कि इनको ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, समाज इनसे ऐसा ही व्यवहार की उम्मीद करता है। तो ये जब हम ऐसी छवि बना लेते हैं तो इनको बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा हम लोग बना लेते हैं कि हाँ वो इंसान अगर लड़का है तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए उसको। ठीक, अब ये जो धारणा है ये हमें प्रत्येक इंसान के अनोखे और उसके अलग व्यक्ति को देखने से रोक देती है। हम उसके टैलेंट, उसके गुण, उसकी क्षमताओं को नहीं देख पाते। अब नहीं देख पाने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने जो मानव संसाधन है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसके लिए हम जो सही इंसान है, जिसके अंदर टैलेंट है, जो उस चीज़ पे अच्छा कर सकता है और वो अच्छा करने की क्षमता भी रखता है, वो हम लोग देख नहीं पाते। क्योंकि कहाँ, वो तो लड़की है, वो ऐसा काम क्यों नहीं कर सकती। ठीक, वो नहीं कर पाएगी, उसके शारीरिक क्षमता नहीं है उसके पास, उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल नहीं है, वो तो भावुक है, वो कैसे डिसीजन लेगी। तो ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं ये इंसान को उसके गुण और क्षमता को देखने से रोकती हैं। ठीक है, अब बड़ी संख्या में लोगों को एक प्रकार के खांचे में डाल, ठीक, मतलब एक सांचे बना दे कि हाँ ये ऐसे ही होंगे। अब जैसे हवाई जहाज उड़ाने के काम लड़कियां नहीं कर सकती। ठीक है, ये आम धारणा है लोगों की। बट अगर हम देखें, बहुत सारी मूवीज़ भी आई हैं जिनमें ऐसा दिखाया गया है कि हमारी लेडीज़ हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि जो स्टाफ्स, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ऑफिसर रैंक्स में भी लड़कियों को आगे भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये सब अभी चीज़ों इम्प्रूव हो रही हैं, सरकार उस पर काम कर रही है, हमारे सुप्रीम कोर्ट भी उसमें आगे बढ़ रहा है। ये धारणाएं हमें ऐसा काम करने से रोक देती हैं। ठीक है, ये जो धारणाएं जो है हमें ऐसा काम करने से रोक देती हैं। तो हो सकता है अगर काबिलियत भी हो हमारे अंदर, तब भी हमारा जो समाज है, हमारे जो परिवार के अंदर जो रूढ़िबद्ध धारणा बन गई है, उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार काम करने से रोक देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि असमानता और भेदभाव क्या होता है। अब असमानता एवं भेदभाव, अब देखो भेदभाव तभी होगा जब हम लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो अगर पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं और या रूढ़िबद्ध धारणा हमारे अंदर है, हमने एक छवि बना ली कि इंसान ऐसा ही होगा,
तो क्या होगा कि हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करेंगे, या कुछ ऐसी गतिविधि में हम भाग लेने से उनको रोक देंगे, या ख़ास नौकरी में हम कह देंगे कि ये केवल लड़कों के लिए ही है, या किसी मोहल्ले में रहने के लिए रोक देंगे, या कुएं या हैंडपंप में पानी लेने से रोक देंगे, जैसे निचली जाति के साथ ऐसा करते हैं। और दूसरों का इस्तेमाल किए हुए कप या गिलास चाय पीने देने के लिए इनको भी हम लोग मना कर देते हैं, नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू परिवार है, उनके यहाँ कोई मुस्लिम गेस्ट आया, तो हम लोग भी है मतलब ऐसा करते हैं कि हाँ उनके लिए एक अलग बर्तन रखे हुए हैं, उनको खाना देने के लिए, उनको पानी देने के लिए। तो एक तरह से ये हम भेदभाव पैदा कर रहे हैं उस इंसान के प्रति, ठीक है। तो उसको बुरा लग सकता है उस चीज़ का, ठीक। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। अब जैसे धार्मिक कारण भी हो सकते हैं, हो सकता है कि हाँ जैसे मैंने बोला कि हिंदू और मुस्लिम जो एक दूसरे के घर जा रहे हैं, ठीक है। अब जब लोग भिन्न प्रथाओं को या रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, जैसे कुछ जो धार्मिक लोग हैं वो ये मानते हैं कि दूसरे धर्म से जो बाकी सारे धर्म हैं वो हमारे धर्म से निम्नतर है, ठीक है। हमारे धर्म की जो प्रथाएं हैं और रिवाज हैं वही सबसे सर्वोत्तम है, बाकी सारे निम्न कोटि के हैं। तो अगर ऐसा हम मानते हैं या ऐसा पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में है, इस तरह का पूर्वाग्रह है हमारे अंदर, तो फिर ये भेदभाव का कारण बनता है, ठीक है। अब जैसे गरीबी है या कोई किसी के पास अमीर है, कोई अमीर है, तो गरीबी और अमीरी ये विविधता का पहलू नहीं है, इसमें डाइवर्सिटी नहीं देख सकते, और इसको बोलेंगे असमानता। क्योंकि किसी एक इंसान के पास अगर वो गरीब है तो उसके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है। अगर वो होता तो वो भी, उसके पास संसाधन होते तो वो अमीरों की जैसे चीज़ों को अफोर्ड कर पाता, उनको यूज़ कर पाता, वैसे कपड़े पहन पाता, वैसे घर में रहता। तो यहाँ पर उसके पास संसाधन ना होने की वजह से डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो उसको डाइवर्सिटी ना कह के उसको बोलेंगे असमानता, इनइक्वालिटी, ठीक है। अब कुछ लोगों को विविधता और असमानता से आधारित दोनों तरह का भेदभाव झेलना पड़ता है, विविधता भी है, ठीक है, और असमानता भी। अब जैसे कि हमने मान लो कि कुछ ऐसे लोगों के प्रति भेदभाव का किया जिनको संस्कृति में जैसे शूद्र जाति वाले लोग हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, तो शूद्र वालों के बोला कि हमारे वेदों और ग्रंथों में ऐसा बोला गया है कि वो निम्न जाति में है, ठीक है। और वो गरीब है मान लो, तो गरीब हैं तो उनके पास पूरी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए साधन नहीं है, तो इस वजह से भी, इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के भेदभाव जो है नॉर्मली जनजाति ट्राइबल लोगों के साथ भी होता है, कुछ धार्मिक समूहों के, या खास ऐसे मान लो कि मैला उठाने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ भी ऐसा बिहेव किया जाता है, ठीक है। अब जो निचली जाति के लोग हैं वो अपने लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं दलित, ठीक है, नीची कही जाने वाली जाति, तो अपनी पहचान को इस्तेमाल करने के लिए। दलित का मतलब क्या होता है, दबाया गया या कुचला गया, ठीक है। तो अछूत को वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसकी जगह वो यूज़ करते हैं दलित वर्ड, क्योंकि वो बहुत मतलब हज़ारों वर्षों पहले से वो इस तरह की भावना फील करते आ रहे हैं, समाज उनको इस तरह से दबा रहा है, ठीक है, उनको उनके अधिकारों से वर्जित मतलब क्या कहते हैं, रोक रहा है। तो अगर रोक रहा है तो समाज भी उन पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, और उनके भेदभाव, उनके द्वारा किए गए भेदभाव को ये लोग झेल रहे हैं, ठीक है। तो सरकार ने इन लोगों के लिए अनुसूचित जाति का एक स्पेशल वर्ग बना रखा है, ठीक है। अब रूढ़िबद्ध धारणाओं या भेदभाव में क्या अंतर है? अब जो जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है वो कैसी फीलिंग रखता है वो देखते हैं। अब जैसे हमारे एक महान नेता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इन्होंने भी जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव का अनुभव किया था। तो इनकी एक स्टोरी है यहाँ पर लिखी हुई है, उसको देखते हैं। जैसे 1921 में एक घटना हुई थी जब ये केवल 9 साल के थे। ये अपने भाइयों के साथ एक अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे। तो इन्होंने मतलब ट्रेन से उतरे और वहाँ पर स्टेशन पे इंतज़ार करने लगे कि इनके पिताजी या उनका कोई उनको लेने के लिए आने वाला है।
तो वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाया और शाम होने लगी। तो वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे, स्टेशन मास्टर जी ने इनसे पूछा कि आप वहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, क्या है आपके पास टिकट है कि नहीं। इन्होंने टिकट दिखाए और इनके पास जो कपड़े थे और इनकी बोली से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि इनकी कौन सी जाति है या छूत जाति के हैं क्या। तो जो स्टेशन मास्टर था उन्होंने मतलब इनको कपड़ों से देखा कि ये ब्राह्मण जाति के हैं या उच्च जाति के होंगे। तो उसने बोला कि इनसे पूछा कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है और आप किस उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें इनके मुंह से निकल पड़ा कि हम महार जाति से हैं। तो ये बम्बई प्रांत में महार समुदाय में को अछूत माना जाता है, बम्बई प्रांत में, ठीक है, माना जाता था तब। तो एकदम से वो स्टेशन मास्टर है वो बहुत चक्का सा हो गया कि महार जाति के लोग इस तरह से पहनावे में कैसे, ठीक है। अब ये कहने मात्र से उसके अंदर इनके प्रति घृणा पैदा हो गई, ठीक है। वो उनको इस तरह से देखने लगा या उनसे बात करने से कतराने लगा, ठीक है, और वहाँ से बिल्कुल चला गया। और इनके जो पिताजी हैं वो भी नहीं आए और ना ही उनका कोई नौकर आया। स्टेशन मास्टर भी छोड़ के उनको चले गए। काफ़ी रात हो गई, कोई इनको लेने के लिए नहीं आया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इनका स्टेशन मास्टर लौट के आया और पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं, निकलेंगे या नहीं। तो क्या होगा कि ये बोले कि हम किराए पे बैलगाड़ी भी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई हमें वहाँ तक छोड़ दे। तो क्या हुआ कि स्टेशन के आसपास कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन कोई भी इनकी जाति की वजह से इनको लेने को या ले जाने को तैयार नहीं था। अब आप समझो कि सपोज़ मान लो कि आज के दौर पे अगर जो बस चलती हैं उन बस में कोई आपको आपकी जाति की वजह से ये कह दे कि आप लखनऊ से कानपुर नहीं जा सकते या दिल्ली से बनारस नहीं जा सकते, हम आपको नहीं लेके जाएंगे, तो आपको कैसा फील होगा, ठीक। तो ये जो भावना है ना, ये भेदभाव की सबसे घृणित भावना है जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने स्वयं फील की। और यही इसके कारण वो ही दलित समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में वो आए, उभरे, ठीक है। और उन्होंने भारतीय संविधान को मतलब भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान में ऐसी चीज़ों को शामिल किया जो समानता को लेके आती है, मतलब समानता का अधिकार उनको, जैसे कि जो भी है निचली जाति के हों या अपर जाति के हों, उन सब को एक ही लेवल पर उनको सबको समान अवसर दिलाने के लिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार शामिल किया गया, ठीक है। अब अंबेडकर जी थे वो अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, ठीक। अब जो दलितों ने मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए उन पे भी अंबेडकर जी ने उनका साथ दिया, ठीक है। और उन्होंने एक ऐसे धर्म की तलाश की जो सभी को समान निगाहों से देखे, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, कौन सी जाति से बिलोंग करते हो, उन सब को समान निगाह से देखे, ऐसा धर्म। तो आगे चल के उन्होंने फिर अपना धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म में शामिल हुए। उनका मानना था कि दलितों को अब अगर अपनी जातीय व्यवस्था के खिलाफ उनको लड़ना चाहिए और ये तभी संभव है अगर वो सरकारी नौकरी में भाग लेके और उससे अपने आप को समृद्ध करें, तभी वो इस भेदभाव से परे हो सकते हैं, ठीक। अब समानता के लिए अब देखिए कितना जो स्टोरी मैंने सुनाई उनको कितना अपमानजनक और दुखदायी फील हुआ। अब समानता के लिए संघर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश शासन में आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के लिए व्यवहार के लिए बहुत संघर्ष किए गए समानता के। अब जैसे भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है, दलितों और औरतों और जनजाति लोगों और किसानों के लिए भेदभाव किया जाता था। अब दलितों के साथ क्या है कि दलितों को भी मंदिर में प्रवेश के लिए जो संघर्ष करना पड़ा, महिलाओं ने पुरुषों जैसे वेतन की मांग या जॉब में हिस्सा या शिक्षा का अधिकार, इन सब चीज़ों के लिए महिलाओं ने अपना संघर्ष किया। किसानों और दलितों ने जमींदारों से अपनी ऊंची बचत जो ब्याज की दर पे छुटकारा जो है उसके लिए संघर्ष किया, ठीक। 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने इन असमानताओं पर बहुत विचार किया
इन असमानताओं के विचार करने के बाद जो संविधान लिखने वाले जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि संविधान में ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसी दृष्टि और लक्ष्यों को रखा जाना चाहिए ताकि भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। ठीक है, अब जब उनको बराबर माना जाए तो ऐसे तो कोई प्रावधान करना पड़ेगा, तभी उनको बराबर माना जाएगा। ठीक, तो उसको प्रावधान जो है वो फंडामेंटल राइट जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें रखा गया, जो कि 14 से लेकर 18 तक आते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समानता के अधिकार। ठीक है, इस समानता के अधिकार में जो आर्टिकल नंबर 17 है, इस 17 को अस्पृश्यता का अधिकार, ठीक है, अस्पृश्यता छुआछूत का जो लोग फॉलो करते हैं तो उनको दंड का भी प्रावधान है, उसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया है 1976 में। ठीक है, इसको अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता से अस्पृश्यता विरोधी है। ठीक है, ये एक्ट। अब इसमें देखिए कि हाँ ठीक है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाएगा, इसके लिए 1976 में एक एक्ट आया और इसे कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया कि अस्पृश्यता जो फॉलो करेंगे उनको दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब नौकरियां जो थी वो सभी लोगों के लिए खुल गई। ऐसा नहीं था कि जब पहले जाति व्यवस्था में ऐसा था कि कुछ जाति लोग केवल अपनी ही वंश के द्वारा जो किए जा रहे वाले कार्य हैं उसी में केवल संलग्न हो। अब वो किसी भी कार्य के लिए एलिजिबल हो गई। ठीक है, हर कार्य को करने के लिए वो सक्षम है और सरकार उनको पूरा मौका देगी। ठीक है, और संविधान ने जो पूरी तरह से सरकार पे ये जिम्मेदारी डाली कि जो मुख्य धारा से अलग हुए लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको समाज के जो गरीब और मुख्य धारा से अलग थलग जो समुदाय हैं उनको समानता के अधिकार के फ़ायदे दिलाए जाएं। ठीक है, ताकि वो भारत की जो मुख्य धारा है, भारत के जो मेन जो वर्किंग कैपिटल है, जो उसके लोग हैं, उनमें वो शामिल हो सके ताकि अपने ही देश के प्रति उनका सम्मान बढ़ सके। ठीक है, अपने ही देश में वो एक अलग थलग से ना देखे जाएं। ठीक है, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अगर हम विविधता की इज्जत नहीं करेंगे तो हम समानता नहीं देख सकते। ठीक है, समानता के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हम उस विविधता को सम्मान करें। ठीक है, यह महसूस किया कि लोगों को धर्म का पालन करना, अपनी भाषा बोलने और त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। जब ये आज़ादी होगी तभी लोग समानता का फील कर पाएंगे, तभी उनको समानता का अनुभव होगा। ठीक है, इसलिए भारत ने क्या किया, एक धर्मनिरपेक्ष देश का प्रावधान किया जिसमें लोग बिना भेदभाव के अपना धर्म का पालन कर सकें। ठीक है, ये भी हमारी एकता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक धर्म में अलग प्रथाएं हैं, अलग रीति रिवाज हैं, तो हम लोग उनको अगर एक समान कर देंगे तो फिर उनके धार्मिक चीज़ें आहत हो सकती हैं। तो भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष देश का एक प्रावधान किया अपना फंडामेंटल राइट में कि इंडिया का कोई धर्म नहीं है और वो हर एक धर्म को सपोर्ट करेगा, उसके रीति रिवाज को, और उनको अपना मानने के लिए पूरी छूट देगा कि वो अपने नियम, अपने उनको जो उनकी परंपराएं हैं उनको फॉलो कर सके, उनका अनुसरण कर सके, उनका प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है, लेकिन उसमें भी अपवाद हैं, जैसे कि तार्किक रूप से अगर उनको देखें तो उसको बोलते हैं कि युक्त उसमें बंधन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई हेल्थ इशू से संबंधित है या पब्लिक वेलफेयर से संबंधित है, कोई ऐसा एक्ट है, मतलब कोई ऐसा कार्य अगर कर रहे हैं धर्म के बिहाफ में, तो उसमें सरकार प्रावधान भी कर सकती है, कोई चेंज भी कर सकती है, प्रतिबंध भी कर सकती है। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान में इन पर विशेष जोर दिया गया है कि यह पार्ट, ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि संविधान में दिया गया है विशेष जोर की समानता को लागू किया जाए, लेकिन फिर भी अभी भी भारत में असमानता मौजूद है, अभी भी उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक, और ये तब तक नहीं
दूर हो सकती जब तक हम लोग अपने अंदर उस पूर्वाग्रह से दूर नहीं होते हैं। ठीक है। और संविधान का जो प्रियम्बल है, उसकी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें समान प्रतिष्ठा और समान अवसर का प्रावधान है, उसमें मेंशन है ये। तो हमें अपने भारतीय लोगों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर देना चाहिए। ठीक है। ये तभी संभव है जब हम उन्हें अपने ही मतलब उनके विविध होने में, उनके अपने से अलग होने पर भी हम उन्हें अपना माने। उनकी अलग तरीके से जो वो लोग वो करते हैं, अलग तरीके से उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, अलग तरीके से जो उनके पहनावे होते हैं, अलग तरीके से जो उनका धर्म है, उन सब का सम्मान करते हुए, उनकी अच्छाइयों को अपने में शामिल करते हुए हम लोग एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें। ठीक है। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।